Recording in progress. IUQM 2022 पेपर का मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे ये पहला सम था, सम्स ऑलरेडी तुम लोग को भेज दिया गया है व्हाट्सएप में। 3 parallel lines L1, L2, L3 are drawn in a plane such that perpendicular distance between L1 and L2 is 3 and perpendicular distance between L2 and L3 is also 3. A square ABCD is constructed such that A lies on L1, B lies on L3 and C lies on L2. Find area of a square. इस टाइप का सम हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में किया हुआ है, ठीक है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एरिया निकालना है। तो देखो इसके 3 मेथड हैं, ठीक है। तो मेथड 1, तो डायरेक्टली तुम सिमिलर ट्रायंगल से सोच सकते हो कि ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, ये लाइन L3 है। क्या कह रहा है? 3 parallel lines are drawn such that perpendicular distance between L1 and L3 is 3. तो सबके बीच में 3 है। स्क्वायर AB such that A lies on L1, A L1 में लाई कर रहा है, B lies on L3, B L3 में लाई कर रहा है, and C lies on L2, C lies on L2, C L2 में। तो अगर ये स्क्वायर है तो AB और BC का लेंथ सेम होगा, और यहां से अगर मैं इस टाइप से खींचूं तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये जो लेंथ है, अगर ये जो AM का जो लेंथ होगा वो क्या होगा? 6। AB का लेंथ अगर x है तो BC का लेंथ भी x है। ये एंगल 90 डिग्री होने के कारण अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल जो होगा ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, मतलब ये थीटा हो जाएगा। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एक एंगल सेम और हाइपोटेन्यूज सेम है तो वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो CM का लेंथ मुझे मालूम है, CM का लेंथ कितना हो जाएगा? 3। तब तो अगर ये लेंथ 6 है और कॉन्ग्रुएंट है तब इसे क्या होना पड़ेगा? 6। तो BC का लेंथ क्या होना पड़ेगा? BC का लेंथ होगा रूट ओवर ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल टू रूट ओवर 45। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो, ठीक है। इसका जो आंसर था वो आंसर मैंने दे दिया है, उसका आंसर 45 आता है। एक तो ये तरीका है कि हमने क्या यूज किया, इसे BN ले लेता हूं कि ट्रायंगल AMB इज सिमिलर टू ट्रायंगल BNC। ये जो ट्रायंगल है, ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। सिमिलर मतलब कॉन्ग्रुएंट ही है यहाँ पे, तो क्योंकि हाइपोटेन्यूज। मेथड 2 में तुम ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते थे, ठीक है। ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, ये लाइन L3 है। ये ज्वाइन कर दो, ये ज्वाइन कर दो। अगर मैं इसको थीटा ले लेता हूं, ये लेंथ 6 है, तो AB का जो लेंथ होगा वो 6 कॉसेक थीटा हो जाएगा। ये 90, तो ये थीटा, ये 3, तो इसका लेंथ 3 सेक थीटा हो जाएगा। मैं जानता हूं कि AB और BC का लेंथ सेम है, मतलब 6 कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 3 सेक थीटा। तो इससे किसका वैल्यू निकल जाएगा? इससे tan थीटा का वैल्यू निकल गया। अगर tan थीटा निकल गया तो राइट एंगल ट्रायंगल बना के तुम चीजों को सॉल्व कर सकते हो। थीटा खेला ही कर, tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा 2 है तो ये 2 हो गया, ये 1, तो ये क्या हो गया? √5। टेंस BC का लेंथ क्या हो गया? BC का लेंथ हो गया 3 सेक थीटा, तो 3 सेक थीटा का वैल्यू हो जाएगा √5। टेंस एरिया निकल गया। मेथड 3 में हम लोग क्या लगा सकते हैं? WLOG, मतलब बाय टेकिंग 2D प्लेन ओरिजिन को एज्यूम करके। मतलब तुम क्या कर सकते हो कि ये अगर तुम्हारे पास दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, तो ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। क्यों ना मैं इसे ज्वाइन कर दूं और इस वाले को x एक्सिस और इस वाले को y एक्सिस मानूं। तब क्योंकि ये लेंथ मुझे 6 मालूम है, तो A वाला जो कोऑर्डिनेट होगा इसका y, ये A, 6 होगा।
क्योंकि ये 3 है तो C का जो कोऑर्डिनेट होगा वो B,3 होगा। और इंफॉर्मेशन है AB इज इक्वल टू BC, तो यूक्लिडियन डिस्टेंस से तुम्हारे पास निकल जाएगा A² + 36 इज इक्वल टू B² + 9। और एक रिलेशन क्या आएगा सोचो, आया समझ में ना? और एक रिलेशन क्या आएगा, ये एंगल कितना है 90 डिग्री। इसका मतलब और एक रिलेशन आएगा कि स्लोप ऑफ BC मल्टीप्लाइड बाय स्लोप ऑफ AB कितना हो जाएगा -1। सॉल्व करके देख, इससे और भी आ जाएगा, देखना है तो देख। आगे चल रहा हूं। Ria writes down the number 1 to 100 in a red and blue pen. The largest blue number is equal to the number of numbers written in blue and smallest red pen. तो the largest blue number is equal to the number of numbers written in blue. तो इसे जब तुम थोड़ा सा करके देखोगे तो इसका मतलब है कि ब्लू को तुम्हें कॉन्जुगेटिव लिखना होगा ना, 1 2 3 4 5। मतलब अगर मैंने सपोज यहाँ पे 6 ले लिया और फिर ब्लू से 7 लिखूंगा तो प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि ब्लू नंबर तो मेरे पास केवल 6 होंगे, मगर ये तो 7। तो ये जो स्टेटमेंट है, मतलब कभी कभी तुम्हें स्टेटमेंट का मतलब समझना होगा। ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ कि ब्लू कॉन्जुगेटिव नंबर में लिखा जा रहा है। तो ऐसे करके ब्लू जो है ये 5 से जाते जाते एक कॉन्जुगेटिव नंबर में खत्म हो जा रहा है। सपोज ये KF में खत्म हो जा रहा है, ब्लू वाला, सॉरी ब्लू वाला KF में खत्म हो जा रहा है, ये ब्लू है। तो इसका मतलब ब्लू नंबर्स जो हैं वो K होंगे, नंबर ऑफ ब्लू पॉइंट्स। तो रेड पॉइंट्स कहां से शुरू होगा, K+1 K+2 कहां तक जाएगा, तो यहां से लेके यहां तक कितने, यहां से लेके यहां तक तुम्हारे पास कितने नंबर होंगे, क्योंकि क्या कह रहा है द स्मॉलेस्ट रेड नंबर इज इक्वल टू, तो स्मॉलेस्ट रेड नंबर पॉइंट ये है K+1। तो K+1 किसके इक्वल है, क्या कह रहा है, स्मॉलेस्ट रेड नंबर इज इक्वल टू द क्या, हाफ द नंबर ऑफ नंबर्स रिटन इन रेड। तो रेड में टोटल नंबर्स कितने लिखे गए हैं, तो यहां से लेके यहां तक टोटल नंबर्स होंगे वो 101 - K, तो इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्या 101 - K। यही कह रहा है ना कि स्मॉलेस्ट रेड नंबर जो है वो K+1 है, इज इक्वल टू द हाफ द नंबर ऑफ नंबर्स रिटन इन रेड। मतलब ट्वाइस K+2 इज इक्वल टू 101 - K। तो यहाँ से K का वैल्यू निकालो, 33 निकली। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मेनी नंबर्स डिड रिया राइट इन दैट पेन, तो 101 - 33 64 68, सॉरी, इसका आंसर 68 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये समझो था, ये सम स्टेटमेंट सम है, मतलब ठीक है कि तुम्हें स्टेटमेंट अगर समझ में आ रहा है तो उसके बाद उससे तुम, हाँ उसके बाद ये जो सोचना है कि हाँ कॉन्जुगेटिव नंबर होंगे, वो तुम 4-5 कभी, मतलब मेरा यहाँ पे कहना है कि केस स्टडी करके देखो कि क्या हो रहा है, 1-2 नंबर लिख के देखो रेड ब्लू से, उसके बाद समझ में आएगा। उसके बाद वहां चलते हैं, कंसिडर द सेट T ऑफ ट्राइंगल्स whose sides are distinct prime numbers and also in arithmetic progression। प्राइम नंबर है और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। लेट डेल बिलोंग्स टू T विद द ट्रायंगल विद लीस्ट पेरीमीटर। तो अगर लीस्ट पेरीमीटर में है और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तब तो वो देख के पता चला है कि 3 5 7 ही पॉसिबल है, A B C। लेट A इज द लार्जेस्ट एंड L बी द पेरीमीटर। तो L इसका पेरीमीटर हो गया 7 + 5 + 3 5 12 13 14 15। और A डिग्री जो है वो लार्जेस्ट एंगल है। तो लार्जेस्ट एंगल कौन सा होगा, सबसे लार्जेस्ट साइड का ऑपोजिट वाला लार्जेस्ट एंगल होगा, तो ये वाला थीटा हो गया। तो अगर तुम्हें साइड्स पता है और थीटा निकालना है तो उसके लिए तुम कोसाइन फार्मूला यूज करते थे कि कॉस थीटा का फार्मूला था, ये अगर मेरे लिए ये B है, ये मेरे लिए A है, ये मेरे लिए C है, फार्मूला था A² + C² - B² डिवाइडेड बाय ट्वाइस AC। सब वैल्यू डाल के देखोगे तो -1/2। तो हेंस थीटा जो है नेगेटिव है, तो एंगल B जो है वो 120 डिग्री होगा, नहीं क्या, तो थीटा 120 डिग्री, हेंस A तुम्हें 120 मिल गया, L 15 मिल गया, तो आंसर डिवाइड करोगे तो 8 हो जाएगा। कंसीडर द सेट ऑफ ऑल 6 numbers digit numbers consisting of only 3 digit
ABC, where ABC are distinct. Suppose the sum of all this number is 593999406. What is the largest remainder when 3-digit number is ABC? देखो यार, एक्चुअली में इसमें ये डिपेंड करता है कि कोई एक जीरो है या नहीं, मगर बेसिक जीरो वाला केस हम बाद में लेके देखते हैं। नॉन जीरो वाले में अगर देखो, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक नंबर दिया हुआ है, तो वो स्पेसिफिक नंबर हो सकता है कि जीरो नॉन जीरो दोनों के लिए, मगर नॉन जीरो का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। 1 से लेकर 9 तक नॉन जीरो डिजिट्स हमें ज्यादा मिलते हैं, तो हम मान के चलते हैं कि एबीसी में कोई भी जीरो नहीं है। कंसिडर द सेट ऑफ ऑल 6 डिजिट नंबर कंसिस्टिंग ऑफ ओनली 3। तो ऐसे 6 डिजिट नंबर, तो सम ऑफ द नंबर्स वाला जो हमारा ट्रिक था, जो हम लोगों ने क्लास में किया हुआ है ना, कि सम ऑफ नंबर्स फॉर्म, ये वाला तो हम लोगों ने क्लास में किया हुआ है, सम ऑफ नंबर फॉर्म। तो सम ऑफ नंबर फॉर्म का ट्रिक ये था कि अगर मैं मान के चलूं कि यहाँ पे अगर मैं ए नंबर है, तो यहाँ पे तो मैं सबसे पहले क्या करना, मुझे क्या निकालना है, मुझे सम ऑफ डिजिट्स इन यूनिट प्लेस निकालना है। तो ऐसे कितने नंबर होंगे जिसके यूनिट प्लेस में ए होगा। ये तो बेटर है ना, क्योंकि रिपीटेशन तो अलाउड है। तो ये सब 5 में से तुम क्या कर सकते हो, तुम सब में ए बी सी, मैं नॉन जीरो ले रहा हूं तो कुछ भी डाल सकता हूं। मतलब मैं इसे कितने तरीके से भर सकता हूँ, 3 वेज से, इसे कितने तरीके से, 3 वेज, इसे 3, इसे 3 और इसे 3। तो अगर मैं तुमसे पूछूंगा व्हाट विल बी द नंबर ऑफ नंबर्स हुज यूनिट प्लेस हैज डिजिट ए, तो क्योंकि यूनिट प्लेस फिक्स है और रिमेनिंग 5 प्लेस फिक्स नहीं है, तो ये 3⁵ नंबर्स होंगे ऐसे। तो सिमिलरली अगर मैं तुमसे पूछूंगा ऐसे कितने नंबर्स होंगे जिसके यूनिट प्लेस में बी हो, सेम लॉजिक से, तो इसका मतलब है यहाँ पे नंबर्स जो होंगे वो 3⁵ नंबर्स होंगे, यहाँ पे भी 3⁵ नंबर्स होंगे, और ऐसे सी वाले कितने होंगे, 3⁵ नंबर्स हो जाएंगे। तो अगर मैं इनको ऐड करना चाहूं तो ऐड कैसे करूंगा कि ए कितने बार आया। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि मुझे सम ऑफ ऑल डिजिट्स इन यूनिट प्लेस अगर पूछूं, तो ए कितने बार आएगा, ए 3⁵ टाइम्स आएगा, बी भी कितने बार आएगा, 3⁵ टाइम्स, सी भी कितने बार, 3⁵। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ। मेरा कहना है 112, 132, 152, 172। तो ये सम ऑफ यूनिट प्लेस 2 + 2 नहीं करके तो 2 × 4 भी कर सकते हो ना, जितने बार वो रिपीट हो रहा है। तो इसे मैं के नाम दे देता हूं। तो अगर सम ऑफ द डिजिट्स इन यूनिट प्लेस के है, तो सम ऑफ द डिजिट्स इन टेंस प्लेस भी क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे भी तो वही है कि तुमने एक प्लेस को फिक्स किया है और रिमेनिंग जो 5 है उसमें तो तुम कुछ भी नंबर डाल सकते हो। तो सम ऑफ ऑल डिजिट्स इन टेंस प्लेस क्या हो जाएगा, ये भी के होगा। अगर सबका ही सम तुम्हारे पास के आ रहा है, सबका ही सम अगर के आ रहा है, तो हेंस ये जो नंबर होगा इसे तुम साइंटिफिक फॉर्म में कैसे लिखोगे, मतलब 345 को साइंटिफिक फॉर्म में कैसे लिखते थे, 3 × 100 प्लस अगर मैं डिजिट दे दूं तो मतलब फेस वैल्यू को प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते थे। इसीलिए अगर मैं सम ऑफ ऑल नंबर्स फॉर्म तुमसे पूछूं तो वो हो जाएगा k × 1 प्लस k × 10 प्लस k × 10² प्लस k × 10³ प्लस k × 10⁵, क्योंकि सबका तो k प्लस k × 10⁵, मतलब k टाइम्स ऑफ कॉमन लोगे 1 2 3 4 5 6, और ये सम का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, इस सम का वैल्यू दिया हुआ है 593999406। तो k में भी तो कुछ कॉमन आ रहा है, देखो 3⁵। अगर मैं ये वैल्यू इसमें डाल दूं, k का वैल्यू इसमें डाल दूं, तो 3⁵ अगर मैं कॉमन ले लूं तो a + b + c = 593999406 डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 6। पुटअप करके देख लेना, a + b + c 22 आता है। अब a + b + c 22 है, मगर तुम्हें चाहिए क्या, फाइंड द लार्जेस्ट रिमाइंडर व्हेन डिजिट इज डिविजिबल बाय 100। तो लार्जेस्ट रिमाइंडर का मतलब होगा कि 2 प्लेस डिजिट लार्जेस्ट होना चाहिए तुम्हारे पास।
100 से जब डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या होगा? अगर मैं किसी भी नंबर को अगर डिवाइड करूं, 468 को अगर मैं 100 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 68 होगा। तो सबसे बिगेस्ट सही है। तो 100 से डिवाइड करने से 99 देखो पॉसिबल है 99 यहाँ पे, कि अगर मैं इसको 9 ले लूं, इसको 9 ले लूं, 9 + 9 18 4। मगर यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो गया है कि बी और सी सेम हो गया। क्वेश्चन कह रहा है एबीसी डिस्टिंक्ट है। तब ये 8 ले लेता हूँ, 9 ले लेता हूँ, 9 + 8 17 और ये 5 ले लेता हूँ, 598। हाँ, तो तब इसका रिमाइंडर क्या होगा? इसका रिमाइंडर 98 होगा। तो हेंस वो आंसर। देखना है तो देख लो। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। इन अ पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम, द लॉन्गर साइड इज ट्वाइस द शॉर्टर साइड। तो ये ट्वाइस x ले लेता हूँ, ये x। Let x, y, w, z be quadrature formed by the internal bisectors of the triangle ABCD। तुमने ये a का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर मैंने खींचा, ये लेंथ a है। इसका इंटरनल बाइसेक्टर मैंने खींचा, ये b और ये b है। इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर मैंने खींचा, तो ये भी a और ये भी a, पैरेललोग्राम है इसलिए। इसका इंटरनल बाइसेक्टर खींचा, तो ये c है और ये c है। Let x, y, z be the quadrature formed by these internal bisectors। तो ये x ले लेता हूँ, ये y ले लेता हूँ, ये z ले लेता हूँ, ये w ले लेता हूँ। तो मैं ये तो जानता हूँ कि ट्वाइस ए प्लस ट्वाइस ए प्लस ट्वाइस बी प्लस ट्वाइस बी, मतलब इन सब का एंगल तो मुझे मालूम है 180 डिग्री होगा। मतलब 4a + 4b का वैल्यू 360 डिग्री होगा। मतलब a + b 90 डिग्री हो जाएगा। तो अगर a + b 90 डिग्री है, ये a b, तो इसका मतलब ये एंगल कितना हो गया? ये 90 डिग्री होगा। तो मतलब ये एंगल कितना हो गया? 90। तो ये कितना हो गया? 90। ये कितना हो गया? 90। और ये क्या हो गया? उस लॉजिक से 90 हो जाएगा। तो अब क्या दिया हुआ है मुझे दिया हुआ है एरिया ऑफ, इसका एरिया दिया हुआ है। तो मेरा मेन मकसद क्या है कि देखो ये एंगल अगर x के टर्म में है, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं क्या ax निकाल सकता हूं? अगर मैं ट्रायंगल AXD में पूछूं तो ax का वैल्यू क्या हो जाएगा अगर ये एंगल x है? तो सॉरी, ये अगर x है और ये अगर एंगल है, तो ये ax हो जाएगा x cos a, और aw क्या हो जाएगा? aw, ये ट्वाइस x है और ये a है, तो ट्वाइस x cos a। तो एक्स डब्ल्यू क्या हो जाएगा? क्योंकि मुझे इसका एरिया पता है ना, तो इसलिए एक्स डब्ल्यू क्या हो जाएगा? ये ले, ये हो जाएगा ए डब्ल्यू माइनस ए एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स कॉस ए माइनस एक्स कॉस ए इज इक्वल टू एक्स कॉस ए। आ रहा है समझ में? ठीक है, अब एक्स वाई निकालने का मन है। ये तो इस ट्रायंगल में ये क्या हो जाएगा? ये अगर एंगल बी है तो ये देखो दिखने से लग, ठीक है चलो एक बार देख ही लेते हैं। dx क्या हो जाएगा? dx का मैं कह रहा हूं ट्रायंगल ए dx में dx क्या होगा? ये अगर x है ये भी है, तो dx हो जाएगा x sin। और dy क्या हो जाएगा? ट्रायंगल DYC में ये लेंथ कितना है? ट्वाइस x, ये b है, या a के टर्म में अगर निकालना, ये a है तो ये क्या हो जाएगा? तो ये तो a है, तो ये dy क्या हो जाएगा? साइन के टर्म में आएगा, तो ये हो जाएगा x
ट्वाइस एक्स साइन ए। तो यहाँ से एक्स वाई क्या हो जाएगा, क्योंकि वो तो डी एक्स माइनस डी वाई होगा, नहीं क्या, डी एक्स सॉरी डी वाई माइनस डी एक्स, डी वाई माइनस डी एक्स होगा, डी वाई माइनस डी एक्स। तो ये हो जाएगा एक्स साइन ए। तो और ये तो क्या हुआ, ये तो एक रेक्टेंगल हो गया ना, तो इसका एरिया तो तुम डायरेक्टली अब निकाल पाओगे। तो इसलिए एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एक्स वाई जेड डब्ल्यू जो होगा वो हो जाएगा एक्स वाई मल्टीप्लाइड बाय एक्स डब्ल्यू। इसका मतलब एक्स स्क्वायर इंटू साइन ए इंटू कॉस ए। और मुझे चाहिए क्या, मुझे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी चाहिए। तो मेरा कहना है ए बी सी डी का जो एरिया होगा, पैरेललोग्राम का एरिया था लेंथ प्रोडक्ट ऑफ द साइड्स ए बी मल्टीप्लाइड बाय ए डी मल्टी इनटू एंगल बिटवीन देम। तो ये हो जाएगा साइन ट्वाइस है, ये पैरेललोग्राम का एरिया है। हाँ, अगर तुम्हें पैरेललोग्राम, अगर पैरेललोग्राम है, ये लेंथ है, ये लेंथ भी, ये लेंथ थीटा है, तो इसका एरिया होता है ए बी साइन थीटा। मगर ए बी तो एक एक्स हो जाएगा, एक ट्वाइस एक्स हो जाएगा। ये टू साइन ए इंटू कॉस ए, तो टू को कॉमन ले लेता हूँ, टू टू जा फोर कॉमन ले लेता हूँ, तो एक्स स्क्वायर इंटू साइन ए कॉस ए। मगर एक्स स्क्वायर साइन ए का वैल्यू तो दिया हुआ है, देखो कितना है, ये एरिया 10 दिया हुआ है, तो ये 4 इंटू 10 इज इक्वल टू 40, क्योंकि ये 10 दिया हुआ है, देखो ना, ये तो दिया हुआ है ना, क्वेश्चन करके देखो, इस एरिया ऑफ एक्स वाई जेड देखना है तो देख। उसके बाद चलें, इसे और एक तरीके से कर सकते थे। हाँ, इसे और एक तरीके से कर सकते हो, क्योंकि देखो एक्चुअली में क्या है कि इसे मतलब कभी कभी तुम केस को थोड़ा इजी कर लो। देखो सब्जेक्टिव में मार्क्स कटेगा और ऑब्जेक्टिव में तुम ये काम कर सकते हो, मतलब ये हर पैराग्राम के लिए ट्रू होगा, तो क्यों ना मैं उस पैराग्राम को रेक्टेंगल ले लूं। स्क्वायर ले नहीं सकता हूं क्योंकि लॉन्गर साइड इज ट्वाइस द शॉर्टर साइड कह रहा है। और पेन और पेंसिल तो तुम लोग के पास हो गई, ठीक है। तो रियल डायग्राम अगर बनाओ यहाँ पे, मतलब देखो क्या है ना कि तुम्हें, अगर तुम रियल डायग्राम बनाओगे ना तो कई बार सम चीजें आसान हो जाता है। दो मिनट को, हाँ, तो इसमें अगर मैं, ठीक है, विथ गिवन लाइन सेगमेंट, ठीक है, ये सपोज मैं लेंथ 2 ले लेता हूँ, ठीक है। तो अब मैं इसे ऐसे 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 कर लेता हूँ। और अब देखो तुम लोग के पास पेन पेंसिल होगा, हाँ, तो यहाँ से गिवन लाइन सेगमेंट, ये लेंथ में 5 ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं
10 ले लेता हूँ। रुक जा, कैंसिल सेगमेंट विद गिवन लाइन सेगमेंट, वो रो रहे हो ना। मगर मैं एक बार दिखाना चाहता हूँ कि ओरिजिनल डायग्राम बनाने से चीजें रिलेटिवली आसान होता है। कैंसिल, तो इसीलिए तुम लोग एक काम करना, गिवन 10 सब हॉरिजॉन्टली हो रहा है, सेलेक्ट करके क्या मैं घुमा सकता हूँ, रोटेट अराउंड द पॉइंट, ट्रांसलेट द वेक्टर। दो मिनट को, हाँ 2 मिनट को, हाँ। तो ये सपोज मैंने 3 ले लिया और यहाँ पे सपोज मैंने 6 ले लिया, इसे मैंने मूव करा दिया। एंगल 90 डिग्री, एंगल 90 डिग्री, और फिर से मैंने ऑलमोस्ट, ठीक है, तो ऑलमोस्ट तुम्हारा 6 और 3 और मूव करा के कैंसिल, मूव करा के ये और इसे ऐसे करके इसके ओवरलैप कर देता ऑलमोस्ट, ठीक है। तो तुम लोग के पास, मैं फिर से कह रहा हूँ कि तुम लोग के पास स्केल होगा, तुम लोग के पास डी होगा, तो तुम लोग ये काम कर सकते हो, ठीक है। तो अब तुम्हें बाइसेक्टर खींचना है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे बाइसेक्टर खींचने का तो रहता है, ठीक है, एक्चुअली में मैं बहुत पहले यूज करता था, आजकल यूज करते नहीं है ना, परपेंडिकुलर एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर अगर मैं इसका खींचूं, अगर मैं एंगल बाइसेक्टर इसका खींचूं, अगर मैं एंगल बाइसेक्टर इसका खींचूं, और अगर मैं एंगल बाइसेक्टर, सॉरी, अगर मैं एंगल बाइसेक्टर इसका खींचूं, तो देखो समझ में आ रहा है कहाँ पे मीट कर रहा है। ये जो लाइन है, ये दोनों जो पॉइंट है, ये जो 2 पॉइंट है, ये पॉइंट एफ और जी में मीट कर रहा है। तो ये चीजों को तुम्हारे लाइफ को थोड़ा आसान कर देगा अगर तुम ये काम कर सकते हो तो मेरा कहना है कि इसलिए हम लोगों ने देखा ये चीज तुम्हें, ठीक है, तो प्रूफ करने का जरूरत नहीं है वहां पे कि हाँ ये मीट कर रहा है। हमने देखा कि ये एंगल बाइसेक्टर यहाँ मीट कर रहा है, ये एंगल बाइसेक्टर यहाँ मीट कर रहा है, तो ये लेंथ x होगा, ये मिड पॉइंट है, तो ये x है, 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 और तुम्हें इसका एरिया दिया हुआ है। ये एंगल 90 डिग्री होगा जो इंटरसेक्ट कर रहा है, ये तो हम जानते ही हैं, ये 90 डिग्री होगा, तो ये मिला देता हूं। इस एरिया का एक नाम ले लेता हूं, सपोज इसका एरिया a है, तो इसका एरिया भी क्या होगा, ये भी a होगा, ये लेंथ x है ना, तो ये सब तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, ये भी a, 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 तो a टोटल कितना, टोटल एरिया 4 4 8 a का वैल्यू निकालना, और दिया हुआ है क्या, तुम्हें 2 एरिया दिया हुआ है, ट्वाइस a का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है
ट्वाइस इज इक्वल टू 10, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, तो 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40। मगर फिर इसके लिए तुम्हें ओरिजिनल डायग्राम बनाना होगा, ठीक है। तो हाथ में पेन पेंसिल इसलिए एग्जामिनेशन में लेके जाना इंपॉर्टेंट होता है, तो तुम ऐसे भी देख सकते थे। तुम लोग में से कोई 2D भी यूज कर सकता था। ये x है, ये ट्वाइस x है, और ये थोड़ा यहाँ पे लंबा होता, ठीक है। a को जैसे ये ट्वाइस x है, ये x है, ये x, 0 हो जाएगा। इस एंगल को थीटा ले सकते थे, तो ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, ये पॉइंट C, ये हो जाएगा x cos थीटा और x sin थीटा। बेटर है इसे ट्वाइस थीटा ले लो। ट्वाइस थीटा लेने से ये फायदा होता है कि ये वाला जब एंगल लोगे तो ये तुम ज्यादा आसानी से इसका इक्वेशन निकाल पाओगे। ये x tan थीटा इंटू x हो जाएगा। तो वैसे ही, मगर ये मैं डिजायरेबल नहीं बोलूंगा, ठीक है, ये मैं डिजायरेबल नहीं बोलूंगा, मगर 2D भी यूज किया जा सकता था अगर यूज करना है तो। आगे चलते हैं। चलो ये वाला देखो, ये सम जो है एक्चुअली में ये सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का सम है। अलजेब्रिक से ट्राई करोगे, मुझसे तो नहीं हो पाया अलजेब्रिक मेथड से। इफ एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट, क्या क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 49, वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर। तो देखो ये एक्चुअली में ये सब एक टाइप के सम्स हैं, हाँ ठीक है। ऐसा मैं फिर से मानता हूं कि एग्जामिनेशन में ये एक्चुअली में सोचने से पहले तुम्हें ये सम कभी ना कभी एक बार करके जाना पड़ेगा, एटलीस्ट कुछ एक आइडिया रहना पड़ेगा। ये कोसाइन फॉर्मूला का, ये कोसाइन फॉर्मूला है, क्योंकि देखो कोसाइन फॉर्मूला में मैं एक लेंथ निकालने का मेरे पास तरीका था कि वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ट्वाइस वाई जेड इंटू कॉस थीटा था ना। अगर मैं इसे इस पैटर्न में लिखूं तो 36 का वैल्यू मेरे पास है वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई जेड। मैं तुम बोलोगे सर आपने गलत लिखा, ये प्लस वाई जेड है, मैं लिख रहा हूं इसलिए -1/2। तो इसका मतलब अगर कॉस थीटा -1/2 है, मतलब थीटा का वैल्यू कितना आ गया 120 डिग्री। सेम चीज अगर यहाँ पे करूं तो ट्राई करोगे, वीडियो को स्टॉप कर दो और अब खुद सोचो। मतलब मैं फिर से एक हिंट दे देता हूं, एक ट्रायंगल बनाओ ऐसा जिसमें से एक लेंथ को x लो, एक लेंथ को y लो, एक लेंथ को z लो। स्टॉप कर दो वीडियो को और खुद सोचो। एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसे क्या कर सकते हैं तो -2 टाइम्स ऑफ एक्स जेड, मगर कितना -√3/2 इज इक्वल टू 25। तो ये जो √3/2 है तो इसका कॉस अल्फा जो है एक्स और जेड के बीच का एंगल -√3/2, तो 150 डिग्री हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 49, इसमें तो कुछ है नहीं, तो इसका मतलब एक्स और वाई के बीच का एंगल मैं 90 डिग्री ले सकता हूं, मतलब एक्स वाई के बीच का एंगल 90 डिग्री है। ये खासियत है, ध्यान से देखो 150 120 90 ऐड करने से 360 हो रहा है, वरना मैं ये नहीं ले पाता। वाई और जेड का वैल्यू 120 डिग्री ले रहा हूं और इसका वैल्यू 150 डिग्री ले रहा हूं। इसका मतलब है कि अगर मैंने कोसाइन फार्मूला लगा दिया ए स्क्वायर इक्वल टू वाई जेड, तो इसका मतलब है इसमें कोसाइन फार्मूला लगा रहा हूं मैं, तो हेंस मुझे इसका लेंथ पता चल गया। तब इसका लेंथ 6 हो जाएगा क्योंकि ये 36 है, यहाँ पे ये 25 दिया हुआ है एक्स और जेड, तो इसलिए इसका लेंथ 5 हो जाएगा और इसका लेंथ 7 हो जाएगा। अब क्या निकालना है, निकालना है ट्वाइस एक्स वाई प्लस √3 वाई जेड। वाई जेड में 150 डिग्री है प्लस जेड एक्स तो अब मैं वाई जेड, 2 मिनट को, वाई जेड में मेरे पास थीटा -हाफ आया, कॉस थीटा -हाफ आया, तो कॉस थीटा -हाफ, थीटा का वैल्यू
120 डिग्री, हाँ सही है 120 डिग्री। तो XZ, तो इसका अच्छा देखते हैं। तो ये XY साथ में, ये अगर मैं ये A ले लूं, ये B ले लूं, ये C ले लूं और ये इसे O ले लूं, तो एरिया ABC का जो ट्रायंगल होगा वो कैसा दिखेगा? वो एरिया AOB का ट्रायंगल का एरिया प्लस BOC का प्लस COA का। AOB का एरिया क्या हो जाएगा? हाफ XY इंटू साइन 90 डिग्री, एंगल बिटवीन। मेरे पास तो फॉर्मूला है ना, अगर मेरे पास AB और ये एंगल थीटा है तो इसका एरिया था हाफ AB साइन थीटा। BOC का क्या हो जाएगा? हाफ YZ इंटू साइन 150 डिग्री प्लस COA का क्या हो जाएगा? हाफ XZ इंटू साइन 120 डिग्री 1/2 XY प्लस YZ साइन 150 डिग्री 1/2 प्लस XZ साइन 120 डिग्री √3/2। रुक जाओ, कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ? x² प्लस √3 XZ प्लस Z² इक्वल टू 25 x² प्लस Z² माइनस ट्वाइस XZ माइनस √3/2। तो ये मेरे पास किससे कंपेयर होगा? ये कंपेयर होगा x² प्लस Z² माइनस ट्वाइस XZ, इनके बीच का एंगल cos अल्फा। तो cos अल्फा का वैल्यू माइनस √3/2, तो इसका मतलब अल्फा का वैल्यू 150 डिग्री। तो XZ, तो XZ के बीच का, ओ मैंने गलती लिखा ना, हाँ सही, वही तो मैंने यहाँ पे गलत लिखा इसीलिए मुझे हो रहा है प्रॉब्लम। हाँ, XZ के बीच का एंगल वो तो यहाँ से आएगा ना, XZ के बीच का एंगल 150 है, वही तो मुझे लग रहा था। ये 150 डिग्री है और ये वाला 120 डिग्री है। तो ये तब तो अब तो हो जाएगा। ये YZ के बीच का एंगल है तो ये साइन 120 डिग्री और ये साइन 150 डिग्री। तो साइन 120 डिग्री √3/2 और ये 1/2। तो इसका मतलब 1/4 कॉमन ले लूं तो XY प्लस √3YZ प्लस XZ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। मगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ह्यूजेंस फार्मूला से तो निकाल सकते हो ना, क्योंकि ये 7, 5, 6 दिया हुआ है, वो तुम लोग का काम है। तो हेंस XY प्लस √3YZ प्लस XZ का वैल्यू 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। और ये ह्यूजेंस फार्मूला से तुम निकाल के देख लो, आंसर आ जाएगा। देखना है तो देख लो। तो ऐसा में तो यहाँ पे ये थोड़ा अलग टाइप का सम था। यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा क्या करना होगा कि, और फिर मैं कह रहा हूँ कि करते करते तुम लोगों को मतलब ये हैबिट होना, अरे हाँ ये क्या है, ये तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का सम है। ये यहाँ पे ये चीज देखना है, अरे ये ऐसा जब तुम्हें कुछ मिलता है तो ये कोसाइन फार्मूला का एक रूपांतर है। अब ये देखें, फाइंड अ नंबर ऑफ मैप्स सच दैट, तो एक यहाँ पे 1 2 3 दिया हुआ है और यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये काउंटिंग का सम है, ये सिंपल काउंटिंग का सम है। सच दैट अब यहाँ पे अगर FI इज लेस देन इक्वल टू, तो यहाँ पे दो केस हो सकता है। FI यहाँ पे देखो दो केस है, या तो FI लेस देन FJ होगा या तो FI इज इक्वल टू FJ होगा। तो मेरा क्या कहना है कि हम ये क्यों ना सोच लें कि F1 F2 F3 में क्या क्या हो सकता है। देखो तो क्योंकि इक्वल टू है तो ये पॉसिबल है ना कि 1 भी 1 में गया, 2 भी 2 में गया, 3 भी 3 में गया। मतलब इजिएस्ट एक केस पॉसिबल है कि तीनों का तीनों एक ही में गया, मतलब तीनों में इक्वल टू वाला ये वाला चीज वेरीफाई हो रहा है। तो ये कितने तरीके से होता है? ये तो 5 तरीके से हो सकता है, क्योंकि ए कुछ भी नंबर है, ए यहाँ पे से कुछ भी एक नंबर हो सकता है। और एक क्या हो सकता है कि ये दोनों सेम हो गया और ये अलग हो गया। इसका मतलब है कि तुम्हें ए और बी कहाँ से चूज कर रहे हो। ए और बी जो है वो चूज कहाँ से हो रहा है, वो 1 2 3 4 5 से चूज कर रहे हो। ए छोटा वाला है, बी बड़ा वाला है, क्योंकि यहाँ पे ये मुझे मालूम है कि ये वाला जो है वो ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है।
तो मतलब तुम्हें 2 एलिमेंट चूज करना है, कहां में से, 5 में से, तो 5C2, तो ये 10 हो जाएगा। और एक पॉसिबिलिटी हो सकता है ए बी भी हो सकता था, तो ये भी तो 2 ही चूज कर रहे हो, 5C2 10 वेस्ट। और एक हो सकता है कि तीनों का तीनों अलग हो, तब तो अरेंजमेंट तो मालूम है कि FF1 में सबसे छोटा वाला लोगे, FF2 में उससे बड़ा, FF3, तो ये 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट कहां से, इन 5 से उठा रहे हो। तो ये कितने तरीके से उठा सकते हो, 5C3, तो 5C3 भी तो 10 हो गया, तो टोटल कितना हो गया, 35 वेज हो गया। तो ये काउंटिंग है। फॉर अ रियल नंबर t, तो सम ऑफ जी, तो मतलब हमारे पास यहाँ पे एक रिजल्ट ये है कि अगर मॉड x का वैल्यू सपोज 4 है, तो x जो है वो कहां से कहां तक लाई कर सकता है, 4 से 5 तक, क्योंकि 4.9 का बॉक्स भी 4 होता है। तो मेरा क्या कहना है कि क्या दिया हुआ है, बॉक्स ऑफ रूट ओवर ऑफ बॉक्स ऑफ रूट ओवर ऑफ बॉक्स ऑफ रूट ओवर ऑफ n इज इक्वल टू 4। तो अगर मैं ये बाहर वाला रूट हटाऊं, मतलब ये कहां से कहां तक लाई करेगा, मतलब रूट ओवर बॉक्स रूट ओवर बॉक्स रूट ओवर n जो है ये कहां से कहां तक लाई करेगा, 4 से लेके कहां तक, 5 तक। तो रूट ओवर अगर हटा दूं, तो मतलब अगर मैं ये रूट ओवर को हटा दूं तो स्क्वायर कर दूंगा, तो बॉक्स रूट ओवर n कहां से कहां तक लाई करेगा, 16 से लेके 25 तक। तो रूट ओवर ऑफ बॉक्स रूट ओवर ऑफ n कहां से कहां तक लाई करेगा, 16 से लेके 25 का मतलब ये क्या हो जाएगा, 20, ये तो 25 पॉइंट समथिंग, तो सेम ही होगा 25 तक। तो 16 स्क्वायर 256 इज लेस देन इक्वल टू रूट ओवर n इज लेस देन इक्वल टू नहीं है रे, ये 625 इस साइड। तो रूट ओवर n कहां से कहां तक लाई करेगा तब, तो ये फिर 256 से शुरू होगा, क्योंकि ये बॉक्स अगर हटेगा और कहां तक जा सकता है, 625 तक। तो n कहां से कहां तक जा सकता है, 256 के स्क्वायर से लेके क्या 625 का स्क्वायर, 625 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 390625, मगर ये इक्वल टू है नहीं, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि n का लार्जेस्ट वैल्यू क्या हो सकता है, n का लार्जेस्ट वैल्यू उससे कम होगा, क्योंकि इक्वल टू नहीं है यहाँ पे, ध्यान से देखो। तो ये हो जाएगा 390624, किसी को देखना है तो देख। इसमें ये हमें ये लॉजिक लगाना है कि बॉक्स से हम बॉक्स जब हटाते हैं तो वो हमें आंसर में एक इंटरवल देता है। ये पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन वाला सामना। इसमें P0 का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3,1, मतलब क्या हुआ, x0 3 है और y0 1 है। तो क्या इससे x1 का वैल्यू P1 का वैल्यू क्या होगा, x1 कॉमा क्या, तो x1 कैसा दिखा, -3x0 माइनस y0/2, और y1 कैसा दिखा, -x0 प्लस y0/2। तो अगर ये पुटअप करोगे तो -9, ये नीचे 3 9 -1 8 -4, और y1 कैसा दिखा -2। तो P1 कैसा दिखा -4 -2। मतलब ये तो एक रिकर्सिव रिलेशन है ना, मतलब xn + 1 xn के ऊपर डिपेंडेंट है, तो पुटअप करते जाओ। तो P2 कैसे निकालोगे, x2 y2, तो x2 y2 भी हम निकाल सकते हो कि x2 कैसा दिखेगा, -3 टाइम्स ऑफ x1 माइनस y1/2, और y2 कैसा दिखेगा, -x1 + y1/2। पुटअप करके देखो तो P2 हो जाएगा 5,3। तो ये तो तुम लोग खुद कर पाओगे। P0 तुम्हें क्या मिला, P0 तुम्हें मिला 3,1। P1 क्या मिला -4, -2। P2 क्या मिला 5,3। तो देख रहे हो ना, ऑड नंबर में पॉजिटिव आ रहा है, इवन नंबर में P3 निकाल के देखो -6, -4 मिलेगा। तो तुम बोलोगे सर खेला ही खत्म हो गया, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, कि मतलब P0 3 से शुरू हो रहा है, P1 -4 से 5 से, तो किससे शुरू हो रहा है, 3 ज्यादा हो रहा है, तो इसलिए Pn जो दिखेगा वो डिपेंड करेगा इवन है या ऑड है। जैसे क्वेश्चन में कह रहा है P96 कैसा दिखेगा, तो P96 जो होगा वो तो नेगेटिव में दिखेगा या पॉजिटिव में दिखेगा, सॉरी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि इवन नंबर वाला ये है,
तो 0 3 हो गया, 2 5 हो गया, तो 96 97 98 99 5 है तो ये 2 कम है, तो 99 के साथ ये क्या होगा 97 P 96 P 98 P 97 99 तो माइनस 99 माइनस सॉरी एक बढ़ेगा -100 और माइनस 97 है तो 98 P 96 97 P 98 फिर से 101 98 99 और P 99 माइनस 102 माइनस 99 तो माइनस 100। तो यहाँ पे ना थोड़ा सा फिर से मैं कहूंगा कि जरा ओरिजिनली देख लेना, क्योंकि एरिया जब निकालोगे तो साइक्लिक ऑर्डर में लेना इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। तो P99 अगर यहाँ पे है तो 97 यहाँ पे होगा, तो 99,97 ये पॉइंट है, तो ये P96 है। P97 माइनस 100, तो माइनस 100 अगर यहाँ पे मैं ले रहा हूं तो माइनस 98 यहाँ पे कहीं पे है, तो ये हो गया मेरे पास P97 P98 101 और फिर 99 यहाँ ले लेता हूं, तो ये थोड़ा ऊपर जाके यहाँ पे हो जाएगा P98 फिर -102 और ये -100 नीचे, तो ये थोड़ा यहाँ पे इसे तो मैं थोड़ा सा सही से इस पे क्या क्या था पॉइंट था तुम्हारे पास 99 और 97 99 99 100 97 98 -100 -101 -98 -99, तो एक था 99,97, एक था 100,98, एक था -100, -98 और एक था -102, 100 101, ये 101 था, ये 100 और ये 102 था। -102 तो ये इस साइड आ गया और यहाँ पे -100 और नीचे ही आएगा ना, तो ये बड़ा अजीब सा आ रहा है ना, ये फिर ये और से मतलब क्वाड्रेटर जब ये 4 पॉइंट से बनाऊंगा तो कौन किससे ज्वाइन होगा रे, ये इससे ज्वाइन हो रहा है, फिर ये इससे ज्वाइन हो रहा है, ये इससे, यहाँ ये एक प्रॉब्लम हो रहा है ना, मतलब क्वाड्रेटर में मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है कि ए बी सी डी में कौन सा लूं। ठीक है, तो एक कभी कभी देखो क्या है कि ठीक है इस वाले में देख लेते हैं, मतलब इस वाले में तो हम ड्राइंग करके देख पाएंगे, हमें पता चल जाएगा ना। P0 3,1 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -6 P0 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2 3 4 5 1 -1 -2 -3 -4 -5 P0 3,1 P1 minus P2 5,3 5,3 P2 P1 -4, -2 -4, -2 -6, -4
ये P0, ये P2, ये P1, ये P3, ठीक है। तो यही वाला होगा। तो ये यहाँ पे तब तुम्हारे पास हो जाएगा ये P98, ये P100, ये P99 और ये P101। तो इसका एरिया निकालना। तो यहाँ पे ड्रॉ करना आसान हुआ ना मुझे। तो अगर यहाँ ड्रॉ करना आसान हुआ तो और एक काम कर सकते थे क्या, इतना बड़ा कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी एक को ओरिजिन ले सकता था। पॉजिटिव साइड में मुझे ड्रॉ करना आसान होगा, जैसे मैं इसे ओरिजिन ले लूं, मैं ओरिजिन को शिफ्ट कर देता हूं यहाँ पे, मतलब मेरे लिए ये एक नया कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेता हूं A0, 0। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन में लगा सकता हूं। और एक चीज देख रहा हूं यहाँ पे, तुम इसके स्लोप देखो, क्योंकि दिखने से लग रहा है कि जैसे मैं ये दोनों का स्लोप अगर निकालूं, ठीक है, मैं इसे यहाँ पे अगर मैं ABCD लिखूं तो स्लोप ऑफ AC जो होता है 97, 99 सेम डिफरेंस में है, तो 97 माइनस 99, तो ये सेम डिफरेंस है 1 हो गया। और स्लोप ऑफ BD भी 1 हो गया, मतलब ये भी एक पैरेललोग्राम है। तो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन अगर कर सकते हो, अगर A को तुम 0,0 कर दोगे तब ये कैसा दिखेगा, B कैसा दिखेगा तब। तो मगर फिर वही, ठीक है, जरूरत नहीं है इस चीज का, इससे ज्यादा बेटर है कि ठीक है यहीं पे, ठीक है, पैरेललोग्राम है, तो फिर अब इसका एरिया तुम निकाल सकते हो। ठीक है, इसे ज्वाइन कर दो और दो इसे ज्वाइन कर दो, पहले इसका एरिया निकाल लो, फिर इसका एरिया निकाल लो और देख ऐड करके क्या हो रहा है। अगर टाइम है तो एक काम करके देखना, P0, P1, P2, P3 का एरिया निकाल के देखो, P4, कभी कभी ये काम भी आता है, P6, P7 का एरिया निकाल के देखो, कुछ अच्छा लग सकता है, कुछ पता चल जाएगा कि अरे सब चीजें रिपीट कर रहा है। चलो आगे चलते हैं। Suppose that P is a polynomial of least degree with integer coefficient such that P of √7 plus √5 is equal to 2 times of √7 minus √5, find P of 2। चलो, तो देखो ये एक मतलब बेसिक नंबर थ्योरी टाइप का सम है, मतलब एक्चुअली में ये इसे नंबर थ्योरी पूरा नहीं बोलोगे, मतलब पॉलिनोमियल का रूट्स के सम्स हैं। और ये मैं देख रहा हूँ ये इसका कॉन्जुगेट है, अगर ये इसका कॉन्जुगेट है तो ये यहाँ पे रैशनलाइजेशन करके मैं क्या कर सकता हूँ, √7 माइनस √5 को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ √7 प्लस √5 और √7 प्लस √5 से, तो 2 इंटू क्या √7 प्लस √5। तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा √7 प्लस √5 से, तो √7 प्लस √5 इंटू P टाइम्स ऑफ √7 प्लस √5 इज इक्वल टू 4। तो ये एक पैटर्न है, नहीं क्या। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक ऑक्सिलरी इक्वेशन कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हम लोगों ने किया हुआ है ऐसा सम। ये कौन सा ये कौन से टाइप में गिरेगा, अगर तुम बोलोगे ये, मतलब मुझे ऐसा चाहिए ना कि ये किसी का रूट हो जाए, तो ये मैं क्या ये लिख सकता हूँ x इंटू पी ऑफ एक्स माइनस 4। हाँ, और ये इसे सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब मुझे इसका एक रूट पता है क्या, √7 प्लस क्या √5। मगर ये मुझे मालूम है क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लीस्ट डिग्री विथ इंटीग्रल कोएफिशिएंट इंटीग्रल होना चाहिए। तो अगर एक रूट √7 प्लस √5 है, तो यहां से अगर मुझे तुम्हें इंटीग्रल कोएफिशिएंट निकालना है तो अल्फा स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, मुझे रूट हटाना होगा, 7 प्लस 5 12 प्लस 2√35। तो अल्फा स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल टू 2√35। स्क्वायर करूंगा तो अल्फा 4 प्लस 144 माइनस 24 अल्फा इज इक्वल टू 2 4 4 इंटू 35 140। मतलब अल्फा टू द पावर 4 माइनस ट्वाइस अल्फा प्लस 4 इक्वल टू 0। ये सब तो हम लोगों ने इस टाइप से क्या हुआ है ना क्वाड्रेटिक में कई बार। तो इसका मतलब है इसका एक रूट मुझे मालूम चल गया, क्या हो गया √7 प्लस √5। तो ये लीस्ट डिग्री पॉलिनोमियल होगा जिसका रूट √7 प्लस √5 होगा। तो इसका मतलब P ये जो g ऑफ x अगर P ऑफ x के इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स हैं तो g ऑफ x के भी इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स होंगे। P ऑफ x अगर लीस्ट डिग्री है तो g ऑफ x भी लीस्ट डिग्री है। तो ये तो मुझे मिल गया, कैसा दिखेगा ये, तो ये इक्वेशन दिखेगा कौन सा, x⁴ माइनस 24x प्लस 4।
2 मिनट, मैं कहीं पे फंस रहा हूँ। अल्फा टू द पावर 4 प्लस 144 माइनस 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 to 4 35 70 140 अल्फा टू द पावर 4 माइनस 24 अल्फा प्लस 4। हाँ, जोरी थोड़ी ना, क्योंकि लीडिंग कोएफिशिएंट तुम्हें देखना होगा। मतलब लीडिंग कोएफिशिएंट का मतलब हो गया कि यहाँ पे तो कांस्टेंट हम देखोगे, ये अगर -4 के टर्म में है तो इसका जो रूट होगा, अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ प्लस 24 अल्फा माइनस 4, तब भी तो मुझे वही रूट मिलेगा। तो हेंस -4 होने के कारण दोनों को कंपेयर करने के लिए मैं तब यहां से जो वैल्यू लिखूंगा, ये लिखेगा -x⁴ प्लस 24x माइनस 4। तो अब मैं अगर ये दोनों को कंपेयर कर लूं तो x p ऑफ x का वैल्यू तब क्या हो जाएगा, -x⁴ प्लस 24x। तो यहां से p ऑफ x का वैल्यू क्या हो जाएगा, p ऑफ x का वैल्यू हो जाएगा 24 माइनस x³। तो वैल्यू किसका निकालना है, p ऑफ 2 का। आंसर मेरे ख्याल में इसका 40 है ना, गड़बड़ कर रहा हूँ। हाँ, p ऑफ x इक्वल टू -x⁴ प्लस 24x। समझ बैठे हैं, p ऑफ 24 रुक जाए, ये -x⁴ प्लस 24x माइनस 4 माइनस 4 माइनस 4x p ऑफ x इक्वल टू -x⁴ प्लस 24x। तो p ऑफ x का वैल्यू हो गया 24 माइनस x³। तो मुझे निकालना है p ऑफ 2। √7 प्लस √5 2 √7 माइनस √5। मैं देख रहा हूँ ये, इसे मैं रेशनलाइज कर सकता हूँ, इसे रेशनलाइज करूँ √7 माइनस √5 √7 प्लस √5, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4। तो ये हो गया p ऑफ x इक्वल टू रूट, ये इस साइड गया तो √7 प्लस √5। तो इसीलिए मुझे अगर ये लेना है, ये -4 है, तो मैंने क्या किया, अल्फा को √7 प्लस √5 लिया, तो अल्फा इसका 7 प्लस 5 12 प्लस 2 √35, अल्फा इसका -12 इज इक्वल टू 2 √35। तो अल्फा टू द पावर 4 प्लस 144 इस 12 माइनस 12 टू 24 अल्फा इज इक्वल टू 140। तो अल्फा टू द पावर 4 माइनस 24 अल्फा प्लस 4 इक्वल टू 0। तो मतलब मगर यहाँ पे क्योंकि मैंने -4 लिया तो इसलिए माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस अल्फा टू द पावर 4 प्लस 24 अल्फा माइनस 4 इक्वल टू 0। तो p ऑफ x का वैल्यू मुझे मिल गया 24 माइनस x³। अगर मैं कंपेयर करूं तो मुझे p ऑफ x का वैल्यू मिलेगा 24 माइनस x³। तो मुझे किसका वैल्यू निकालना है, p ऑफ 2 का। p ऑफ 2 हो जाएगा 24 प्लस -8। मुझे p ऑफ x का ही निकालना है ना। लेट p be the polynomial of least degree with integer coefficient such that 2 मिनट रुको। यहाँ गड़बड़ कर रहा हूँ, तुम लोग भी बोलोगे सर आप ये स्क्वायर कर रहा हूँ तो ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये गड़बड़ कर रहा हूँ, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाता है ना। तो फिर ये 24x हो जाता है, यहाँ पे ये x हो जाता है। ठीक है, वो करके देखे ना। हाँ, तो ये एक्स स्क्वायर होने के कारण एक x है, तो इसलिए ये 20 p ऑफ 2 हो जाएगा 24 इंटू 2 माइनस 8 इज इक्वल टू 48 माइनस 8 इज इक्वल टू क्या 40। गड़बड़ यहाँ था रे, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 को जब स्क्वायर कर रहा हूँ तो अल्फा स्क्वायर, ये देख लेगा। ठीक है, तो ये एक स्टैंडर्ड ट्रिक था। आगे चलते हैं। इन हाउ मेनी वेज 4 मैरिड कपल, ये यार काउंटिंग है। मतलब देखो, देखने से तो मैं नहीं कर पाया, मुझे देखो दिखने से ये एक्चुअली में एक इंक्लूजन एक्सक्लूजन का सम लगता है, मगर मैं इंक्लूजन एक्सक्लूजन से इसे सॉल्व नहीं कर पाया हूँ क्योंकि बहुत एक्स्ट्रा कंडीशंस आ जा रहा है। तो अगर तुम काउंटिंग करके केवल करोगे ना, मतलब मेरा कहना है क्या कि एक काम करो कि जैसे तुम हस्बैंड को बिठा दो H1 H2, ये तो जानते हो H3 और H4,
और ये पोजीशंस का नाम दे देता हूँ ए बी सी और डी। तो हस्बैंड को क्योंकि सर्कुलर ऑर्डर में बिठाना है तो मैं कितने तरीके से 4 - 1 कितना 3 फैक्टोरियल से मैंने हस्बैंड को बिठा दिया, ठीक है। और अब मैं बस काउंट करूंगा कि ए बी सी डी में क्या क्या हो सकता है। तो ए के पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकते हैं कि कह क्या रहा है, इन हाउ मेनी वेज 4 मैरिड कपल्स सिट इन अ मैरी गो राउंड विद आइडेंटिकल सीट्स सच दैट मैन एंड वुमेन ऑक्यूपाई अल्टरनेट सीट्स एंड नो हस्बैंड सीट, नहीं तो मैन और वीमेन, तो और नो हस्बैंड एंड नो हस्बैंड सीट्स नेक्स्ट टू हिज वाइफ, मतलब अगर यहाँ पे 1 है तो साथ में 1 2 नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब यहाँ के पॉसिबिलिटीज 3 4 है, यहाँ के पॉसिबिलिटीज 2, क्योंकि करस्पॉन्ड 2 और 3 है तो बी में तुम्हारे पास 1 का हस्बैंड बैठ सकता है, नहीं तो 1 की वाइफ बैठ सकते हैं, नहीं तो 4 का। यहाँ पे सी में कौन कौन बैठ सकता है, 2 नहीं तो 1 का। डी में कौन कौन सा बैठ सकता है, 2 नहीं तो 3 का। तो जैसे शुरुआत करो 3 से शुरू करो, जैसे ए में 3 डाल दो तो बी में क्या हो सकता है, बी में 4, बी में 4 डाल दो तो सी में क्या डालोगे, तो सी में 1 डाल दो, और डी में तब क्या हो गया 2 और 3 में कोई एक डाल दो तो 2 डाल दो, तो एक ये पॉसिबिलिटी। और एक पॉसिबिलिटी है कि तुम ए में 4 डाल दो, ए में अगर 4 डालोगे तो बी में कौन, मतलब 4 मतलब समझ में आ रहा है ना, वाइफ ऑफ 3 वाइफ ऑफ 4, तो फोर्थ का वाइफ बैठ गया यहाँ पे, नहीं क्या। तो अगर यहाँ पे फोर्थ का वाइफ ऑलरेडी बैठ गया तो यहाँ पे अब कौन बैठेगा, यहाँ पे वाइफ ऑफ W1 बैठेगी, 1 का वाइफ बैठेगी। सी में कौन, अब तो 1 की बैठ चुकी है तो 2 की बैठेगी, और यहाँ पे तब किसको बैठना होगा, 3। तो और तो पॉसिबिलिटी है नहीं, देखो क्योंकि 4 4 हो नहीं सकता है, क्योंकि 1 2 में कैसे बैठेगी, 4 1 और यहाँ पे फिर 4 1 ले लिया तो ये 2, तो टोटल 3 फैक्टोरियल, और हर एक के लिए ये 2 2 पॉसिबिलिटी, तो टोटल 3 फैक्टोरियल इंटू 2, सो 6 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना 12 वेज से। देखना है तो देख। लास्ट वाला, a 12 cross 12 board divided into 144 unit squares by drawing lines parallel to the sides. 2 rocks placed on 2 unit square are said to be non-attacking if they are not in the same column or same row. Find the list number n such that n rooks are placed on unit squares, 1 rook per square. We can find 7 rooks such that, देखो नॉर्मली क्या है कि जो लोग जेई की तैयारी करते हैं उनके लिए ये सम का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, हाँ, क्योंकि ये पिजन होल प्रिंसिपल से आता है। मतलब चीजों को समझो पहले क्या कह रहा है, हाँ, कि क्या रहा है कि सपोज मेरे पास 1 2 3 4 5 6 ये स्क्वायर बोर्ड है। तो अगर ये मेरे पास स्क्वायर बोर्ड है और ये मेरा रूक है सपोज, हाँ, ये वाला मेरा रूक है सपोज, ये मेरा रूक है, तो तुम मिनिमम कितना रूक यहाँ पे प्लेस करोगे कि वी कैन, और तुम मुझे मतलब मिनिमम ऐसे कितना रुक दोगे कि जब मैं डालूं तो मतलब सपोज एक गेम खेल रहा हूँ, हाँ, कि तुम मुझे बोलोगे सर मैंने आपको केवल 2 रुक दिया, अगर तुमने मुझे 2 रुक दिया तो मैंने 2 रुक यहाँ और यहाँ डाल दिया, तो दोनों आपस में नहीं कट कर रहा है, तुम हार गए, ठीक है। तो तुम बोलोगे नहीं सर ठीक है मैं आपको 4 रुक दूंगा, 4 रुक दोगे तो मैंने यहाँ पे एक डाल दिया और एक यहाँ पे डाल दिया, तो ठीक है, तो मिनिमम मुझे तुम ऐसा कितना रुक दोगे, वी कैन ऑलवेज फाइंड, तुम हर समय ऐसा फाइंड कर पाओगे 7 रुक्स जो है यहाँ पे कुछ अलग होगा, नो टू आर अटैकिंग टू ईच अदर, तो हर समय तुम फाइंड कर पाओगे। तो अगर जैसे अगर सपोज तुमने मुझे 2 रुक दिया तो मैं ये 2 रुक को तुम्हें हराने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, वो 2 रुक को यहाँ पे रख दूं, तुम हार गए। अगर मैं 4 रुक दूं और मैंने 4 रुक को अगर ऐसे लिख दिया, तुम हार गए, ठीक है। तुमने अगर मुझे 9 रुक दिया तो क्या होगा, आधा तो डालूंगा, ऐसे ही डालना ही होगा किसी में भी, और एक यहाँ पे डाल दूंगा। अब देखो 4 का आधा 3 है, 12 का आधा 6 है, 6 + 1 7, हाँ, 4 का आधा 2 है प्लस एक एक्स्ट्रा 3, तो हर समय ऐसा होने से तुम 3 रुक हर समय ढूंढ पाओगे, मतलब मैं अब जहां पे 3 आपस में नहीं काटेगा। तो अगर मैं आधा से ज्यादा, जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं कि मेरे पास 4 क्रॉस 4 स्क्वायर बोर्ड है और मैं तुम्हें प्लेस करने के लिए बोलता हूं
कि तुम मुझे मिनिमम कितना रुक दोगे कि जब मैं इसमें प्लेस करूं तो तुम हर समय ऐसा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 चलो 5, ठीक है, या ऑड है तो ऑड क्यों लें, क्योंकि 12 इंटू 12 है। तो अगर मेरे पास ऐसा 6 क्रॉस 6 है तो तुम ऐसा मुझे कितना रुक दोगे जब मैं प्लेस करूं तो तुम हर समय ऐसा 4 रुक निकाल पाओगे जो आपस में ना काटे। तुम बोलोगे सर मैं आपको केवल 10 रुक दूंगा। तो 10 रुक देने से नहीं होगा ना, क्योंकि वो तो फिर मैं क्या होगा, मैं ऐसा डाल सकता हूँ कि ठीक है मैं 10 रुक को सपोज डाल दूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैंने ऐसे डाल दिया। अब यहाँ पे तुम मुझे 4 रुक निकाल के दिखाओ, या 10 यहाँ पे डाल दो। कि जो आपस में कैंसिल ना करे, 1 2 और 3 और 1 नहीं लो पाओगे ना, ये लेते ही 4 क्या होगा, ये तो आपस में कैंसिल कर देगा ना। मतलब मेरा कहना है कि एक्चुअली मैं क्या करूंगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये मैंने क्या किया, ये 18 मैंने ले लिया, ठीक है। ये 18 जब मैंने लिया तो इसका मतलब हो गया कि मेरा तीन रो मेरा फिक्स है कि मैं 3 यहां से उठाऊंगा। सपोज मैंने एक यहां से उठाया, एक ये रुक उठाया, सपोज मैंने एक ये रुक उठाया, एक ये रुक उठाया, ये रुक उठा दिया, ये अब नहीं उठाऊंगा सर, ये यहाँ पे है तो मुझे 3 उठाना है, ये उठा दिया, ये उठा दिया, ये उठा दिया। अब मैं अगर ये उठा दूं तो देखो मुझे 4 ऐसा रुक मिल गया ना, तो आधे से एक ज्यादा तो 144 है। तो 144 में अगर तुम 144 में अगर आधा इसका 72 होता है तो मुझे मिनिमम आंसर जो होगा वो 73। अगर मैं तुम्हें 73 रुक दूं और तुम 73 रुक को कैसे भी प्लेस करो तो हर समय मैं ऐसा 7 रुक उठा पाऊंगा। 7 इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि मैंने क्या किया कि 6 रुक जब मैं डालूंगा ना रे, 6 रो को तो मैं जानता ही हूं, मैं फर्स्ट 6 रो को पूरा भर दूंगा और 7वां कहीं एक जगह डाल दूंगा, तब तो मैं एक यहां से 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 उठा देने से मेरे पास हो जाएगा ना 7। तो ये एक्चुअली में जेई में पिजन होल प्रिंसिपल नहीं आता है, ठीक है। मगर जब तुम ओलंपियाड का तैयारी करते हो तो पिजन होल प्रिंसिपल्स के सम्स आते हैं। मतलब इसका देखो बेसिक टाइप का पिजन होल प्रिंसिपल ये कहता है कि सपोज मेरे पास 2 रेड सॉक्स है, 2 ब्लू सॉक्स है और 2 ग्रीन सॉक्स है, तो मैं मिनिमम ऐसा कितना सॉक्स उठाऊं कि मेरे पास एटलीस्ट एक पेयर हुई, एटलीस्ट 1 पेयर ऑफ सेम कलर हुई। तो तुम ये सोचोगे ना कि मतलब एक्सट्रीम केस सोचो कि क्या हो सकता है, सबसे बुरा क्या हो सकता है कि तुमने एक रेड उठाया, एक ब्लू उठा दिया और एक ग्रीन उठा दिया। मतलब अगर मैं तुम्हें बोलूं कि तुम यहां से 4 सॉक्स उठाओ, क्योंकि 3 ही अलग अलग कलर है, तो अगर तुम चौथा सॉक्स अब जैसे उठाओगे तो कोई ना कोई एक ब्लू ग्रीन और रेड में से एक उठाना ही होगा, तो वो उसका पेयर बन जा रहा है। तो ये पिजन होल प्रिंसिपल है कि अगर तुम्हारे पास 10 पिजन होल है और 11 पिजन्स हैं तो किसी एक पिजन में, किसी एक होल में 2 पिजन रहेगा ही। तो चलो कभी किसी दिन पिजन होल प्रिंसिपल की कुछ वीडियोस को मैं अपलोड कर दूंगा, तब तुम्हारे लिए ये सब ठीक है, तो क्योंकि ये सब मैंने अभी तक कभी कहीं पे तुम लोगों को अभी डिस्कस भी नहीं किया ऐसा सम। हाँ, तो यू विल गेट सम स्पेशल वीडियो ऑन पिजन होल प्रिंसिपल, तब उसके बाद तुम लोग ये चीजों को समझ में आ जाएगा। देयर आर ठीक है मेनी प्रिंसिपल्स इन काउंटिंग। तो पिजन होल प्रिंसिपल तो अल्टीमेटली ठीक है। तो और एक जगह मैं हूँ कि इस वाले का इंक्लूजन एक्सक्लूजन से मैं कर नहीं पाया, अगर कभी करूंगा तो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा तुम लोगों को, ठीक है।